मंच के आदेश से हमारे बीच में कुछ हमारे आगंतुक उन्नाव से आए हुए हैं। श्री ज्वाला प्रसाद जी, मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। श्री ज्वाला प्रसाद जी और राजकिशोर जी आए हुए उन्नाव से, ये मंच और हमारे मुख्य अतिथि आपका स्वागत करते हैं। अवधेश कुमार जी आए हुए हैं, उनका भी मंच स्वागत करता है। मंगल प्रसाद जी आए हुए हैं, बहुत बहुत आभार। राकेश कुमार जी, बहुत बहुत आभार। शिवकंठ जी, रंजीत कुमार जी, बिंदा प्रसाद जी, आप मेदपुर उन्नाव में दिनांक 18/4/2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। उपस्थित प्रार्थनीय है, आप सब लोगों की तरफ अनुरोध किया गया है। मैं मंच की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग आपके निमंत्रण को बहुत ही तहे दिल से स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के जो सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन मोहनलालगंज में किया गया है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले और एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच में एक पहचान प्रचलित है कि नौजवान नेता के रूप में आदरणीय पीताम्बर प्रसाद जी को और मोहनलालगंज की डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के सभी पदाधिकारियों साथियों को एक साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय धर्म प्रचारक आदरणीय के राहुल साहब, राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय राम बहादुर साहब और शोषित और वंचित और पिछड़े अल्पसंख्यकों के नेता और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भवननाथ पासवान जी, दर्शक दीर्घा में उपस्थित माताएं बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी को एक साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे शुरू में जब हम लोगों ने सामाजिकता का काम शुरू किया था तो हमारे अति प्रिय साथी और आज एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है, उस समय हम दोनों सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मिले थे, आदरणीय भाई आनंद कुमार राउत जी। आप सभी को एक साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। क्योंकि जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु पर हम आना चाहते हैं और हमसे पूर्व के वक्ताओं ने जो प्रकाश डाला है, चाहे संवैधानिक हक और हकूक की बात हो, राजनीतिक हक और हकूक की बात हो, और हमारे साथ हो रहे दिन प्रतिदिन जो षड्यंत्र है, शोषण अत्याचार है, उससे हम कैसे निपटेंगे, यही हमारी सामाजिक जागरूकता होगी। शिक्षा, शिक्षा कहती है, शिक्षित उसको कहेंगे जो सही को सही और गलत को गलत समझने लगे, वो व्यक्ति शिक्षित हो गया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिनकी लड़ाई लड़ा वो आज के शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज और इनको जो लड़ाई लड़ने का देश दिया, आधार दिया, वो संविधान दिया और संविधान में सरकार का गठन किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में 3 तरह की सरकारें हैं साथियों। बस इसी 3 बिंदु पर चर्चा करके अपनी बात संक्षेप में खत्म करूंगा, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। माननीय संरक्षक जी ने हम लोगों को बताया, ईडब्ल्यूएस पर विशेष चर्चाएं हुई। साथियों, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना हम चाहते हैं।
ईडब्ल्यूएस की बात होती है, अत्यंत निर्बल, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर व्यक्ति, ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के उन जातियों को रखा गया है। लेकिन हमारे साथ क्या भेदभाव हुआ ईडब्ल्यूएस में, उस पर भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारा अधिकार साथ साथ हमें कर्तव्य भी देता है। अधिकारों की रक्षा हम कर्तव्यों पर ही चल करके कर पाएंगे साथियों। जब एक अनुसूचित वर्ग, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चपरासी पद पर नियुक्त हो जाता है, शिक्षक बन जाता है, लेखपाल बन जाता है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बन जाता है, तो उसकी क्राइटेरिया क्या होती है? गरीब होने का, अमीर होने का। जब वो 5 लाख रुपए पा जाता है तो इनकम टैक्स पेई हो जाता है, यानी आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाता है। और एक ईडब्ल्यूएस बाल्य जब 7,99,999 रुपया कमाता है तो वह दरिद्र होता है। सम्मानित साथियों, पहला बिंदु यही हमें सोचने की जरूरत है कि जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात भारत का संविधान कहता है, और यह भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(4) कहता है कि जब कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध बनाए गए हैं तो वह शून्य घोषित हो जाते हैं, शून्य घोषित हो जाते हैं। ये कहां का न्याय है? ये कहां का दर्शन है? ये कहां की फिलॉसफी है? और ये कहां का न्याय करने वाला व्यक्ति है? एक व्यक्ति जो युग युगांतर से, सदियों से शोषण, वंचन की याचनाएं झेलता चला आ रहा है, एक समाज झेलता चला आ रहा है, और जन्म दिनों में जब उसको कुछ अधिकार मिलने शुरू हुए तो उसके अधिकार के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू कर दिया गया। सम्मानित साथियों, हमारे महापुरुषों ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब ने भी आर्थिक, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए, बाबा साहब का यह मानना था कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए एक व्यक्ति इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो बिकने के लिए बाध्य हो जाए, और कोई दूसरा व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी को खरीद सके। सम्मानित साथियों, आज जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो हमारे संवैधानिक हक और अधिकार है, दिन प्रतिदिन अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है तो हमारे हक और अधिकारों के साथ शोषण हो रहा है। खेद इस बात का है कि बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया, सरकार बनाया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 312 में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि जिस तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का क्रियान्वयन होगा, उसी तौर तरीके से भारतीय न्यायिक सेवाओं का क्रियान्वयन होगा। और जब प्रथम आम चुनाव 1951-52 में होते हैं, उस समय भी भारतीय संविधान के प्रतिपाल्य अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग के लोगों के लिए जो सुरक्षित सीटें थी, तब भी सुरक्षित थी और आज भी सुरक्षित है। इनका क्या दायित्व था? बाबा साहब कहते थे कि अगर एक बेहतर समाज बनाना चाहते हो, न बिकने वाला समाज बनाना चाहते हो, तो राजनेता पैदा करो। आप सड़क पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, लेकिन सदन सुना पड़ेगा, और जब सदन सुनी हो जाएगी तो आपके हक और अधिकार की लड़ाई कोई लड़ने वाला सदन नहीं मिलेगा।
बाबा साहब इस उद्देश्य को रखते हुए हमारे जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को जो संख्या है 131 निर्धारित किया और जो 545 सीटों के सापेक्ष चुनाव होता है उसमें 275 लोग होते हैं, तो उस बहुमत दल का नेता माना जाता है और राष्ट्रपति उसको शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते और उन 131 जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे समाज के होते हैं, शोषित वंचित पिछड़ा समाज जो बाबा साहब ने कैटेगरी निर्धारित किया एससी एसटी। इनका दायित्व है कि जैसे हमारे पढ़े लिखे लोग आ करके आज मंच पर बैठ करके एक सामाजिक संगठन बना करके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको हमारे हक और अधिकार को पाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, वही कर्तव्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन प्रतिनिधियों को दिए थे। जब भी 5 ईयर प्लान बनेगा और उस प्लान में आपके लिए जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र होंगे उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। अभी भाई आनोद कह रहे थे कि जो यूजीसी का बिल आया उस यूजीसी के बिल में जब हमारे हक और अधिकार की बात की गई, सदन से पास किया गया और न्यायपालिका उसको रोक देती है। अगर बाबा साहब जो चाहते थे कि हमें राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय के साथ साथ जो न्याय है वो भी मिले, हमारे प्रतिनिधि अगर वहां भी प्रतिनिधित्व कर सकते होते तो शायद जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया संभवतः हमारा कोई जज होता, वो समझता, हमारी बात को कहता। तो जरूरत इस बात की है कि हमें सशक्त राजनेता पैदा करना होगा और सशक्त राजनेता पैदा करने के लिए एक सशक्त समाज खड़ा करना होगा जो बिकने वाला ना हो, हमेशा टिकने वाला हो। आप जब समाज बनाओगे, बार लगभग आधी शताब्दी हम भी पूरी कर चुके, हम लोगों ने यही चर्चा किया कि इस बार किसकी सरकार बनाई जाएगी, इस बार उसकी सरकार बनाई जाएगी, इस बार उसकी सरकार बनाई जाएगी। माननीय कांशीराम साहब के पास बार मुलायम सिंह यादव जी जाते थे, तो इस बार वो करना है, इस बार वो करना है, तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि तुम कब अपनी सरकार बनाओ और उससे अगर मिलना तो अपनी सरकार बनाने के विषय वस्तु पर मिलना। माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाया और मान्यवर साहब से मिला, क्या चलो अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और इन बहुजनों की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा जाएगा, इनको हक और अधिकार दिया जाएगा। आज जो शोषित वंचित पिछड़ा समाज है वो नेतृत्व विहीन है, इस बात का एहसास हर व्यक्ति को है कि जो शोषित वंचित पिछड़ा समाज है सड़क से लेकर सदन तक नेतृत्व होना चाहिए। सड़क का नेतृत्व हम कर सकते हैं, हमारी आबादी है, हमारे पास वोट है, और किया भी जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है किसी विषय वस्तु पर आवाज उठाने की, सड़क पर आवाज हम उठाते हैं। लेकिन हमारा कब दिन आएगा कि हम सच में आवाज उठाएंगे? हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, जो वास्तव में समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। टिकट उन प्रतिनिधियों को मिलता है जो प्रतिनिधि, हमारे भोजपुर में कहावत ऐसा व्यक्तित्व हो वो दुल्हों को भैया हो और दुल्हनियों को भैया हो, ऐसा प्रतिनिधित्व ढूंढती है कि जिसको न राम को बोलने आए, न राइट को बोलने आए और उस आंखें की तक की तरह अपना निशाना बना
जिस क्षेत्र विशेष में जो व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, जातिवादी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को बाबा साहब पहले इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट लिख दिया कि जातियों का विनाश कर दो, समाज बना दो। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोगों को तथा कथित नेताओं को लाते हैं। यह सर्वे उनके पास कि लंबे समय से शासन कर रहे हैं, उनको पता है यहाँ किस जाति बिरादरी की बाहुल्यता, उसमें 4 लोगों को 5 लोगों को खड़ा करेगा और उसमें से चुनेगा कि कौन अच्छे से हमारा तेल मालिश कर सकता है हमारी बात को, चाहे उसको मार डाले तब भी विरोध नहीं करेगा। अंततः हुआ प्रत्याशिता की दौड़ में आता है और हम लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके उसको छत से उठा करके सदन में भेजने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 51 गांव से लेकर अब तक चाहे जो भी मुद्दे हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो और रोजगार का मुद्दा हो, जब हमारी बात आती है वहां यह हमारे प्रतिनिधि मौन, किसी की दास्ता नहीं स्वीकार मुझको, नहीं है पद और आधार की दरकार मुझको, लय निराला मार्ग उसको शीश जो कांटे उगाता, सूल से है प्यार मुझको, फूल को कैसे चुन। सम्मानित साथियों, आज इस जागरूकता सम्मेलन में अपने विचार को रखते हुए हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप अपना विचार दें। आपकी सरकार कब बनेगी? ये जो बहुजनों की सरकार है, शोषित वंचितों की सरकार कब बनेगी? और क्या इसके नेता बिकने के लिए मजबूर होंगे? कब तक आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बेटी को बिकने के लिए मजबूर करोगे? क्या उनको सशक्त बनाओगे? हमारा यह जागरूकता सम्मेलन तब सफल होगा जब हम अपने प्रतिनिधियों को संबल लें कि तुम किसी पार्टी के बदौलत नहीं, तुम हमारी बदौलत हो और तुम राम करो या राउट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हारा शोषण करता है उसका शोषण करिए, क्योंकि यह नीति कहती है, राज्य की नीति कि हनन को हनिए, इसमें बात नहीं है। जो आज तक हमको हनने का काम किया उसको भविष्य में हम हनने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा, चूंकि आज मंच बड़ा सजा हुआ है, बड़े दिनों के बाद यह संयोग मिला है कि हमारे राष्ट्रीय धर्म प्रचारक, राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सभी एक साथ, लोगों ने जब से सामाजिकता का कार्यक्रम शुरू किया, एक साथ हम लोग मिले और एक साथ मिलने के बाद हमने सुपरविजन किया पूरे उत्तर प्रदेश के संगठनों का। क्योंकि जब मैं मिला था माननीय के.पी. राहुल साहब से, माननीय भवननाथ पासवान जी से, तब मैं भी कट्टर था, कोई झुका नहीं सकता, फांसी था, मैं बहुजन नहीं था अपने आप को, क्योंकि ऐसे गांव में हम लोग पैदा हुए जहां फांसी है और वहां इतिहास साक्षी है कि भारत देश गुलाम था, हमारा गांव गुलाम नहीं था। उस खून से हम पैदा होकर के निकले। जब बड़ी चर्चाएं होती रही तो मुझे भी समझ में आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे वही बहुजनों की सरकार होगी, वही वो सशक्त भारत होगा, वही विश्व गुरु वाला भारत होगा, जब बहुजनों की शासक राज्य से लेकर केंद्र तक स्थापित होगी और हर पदों पर जो इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनकी भ्रूण हत्याएं की जा रही है, चाहे वो महाभारत का निकाल किया जो आप सुनते चले आए हैं कि द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में अंगूठा काट लिया। आज का जो द्रोणाचार्य है, आज का जो गुरु है, हमारे बच्चों को अभी अल्फाबेट की जानकारी जब शुरू करना है उनको वहीं से उसकी हत्या कर दे रहा है। आप बताओ, बाबा साहब
जो मंत्र है ये कैसे पूरा होगा, शिक्षित करो। इस कड़ी में बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो हमारे संवर्ग के, बहुजन वर्ग के जो पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, इन बहुजनों को पढ़ाने के लिए छोटे बड़े कॉलेजों की भी स्थापना करें। इस कड़ी में अपने संरक्षक माननीय राम बहादुर साहब को विशेष साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने बाबा साहब का जो मूल मंत्र था फेडरल टू सोसाइटी, आप आईएएस थे, अपने लोगों को आईएएस बनाने के लिए इन्होंने एक संस्था का संचालन शुरू किया। उस संचालन के लिए आपको पुनः विशेष साधुवाद, आभार। साथ साथ आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि यह जो स्वर्णिम अवसर है, दिन प्रतिदिन आपकी ताकत, आपके लोगों की ताकत को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर ऐसे भी स्थिति में आप अपना नेतृत्व सड़क से सदन में नहीं भेजने का काम अगर कर पाए, तो पता नहीं वह समय कब आएगा जब आप जैसे महापुरुष, आप जैसे पढ़े लिखे लोग सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। बहुत सारे लोग आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के पदों पर आसीन रहे, शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग, लेकिन जब रिटायर होते हैं तो मौत का दिन गिनते हैं कि अब 60 साल के हो गए, अब कई दिन के मेहमान। लेकिन आप लोग माननीय राहुल साहब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हुए भी जब नजदीक के कार्यक्रम रहते हैं उसमें उपस्थित होने का कार्य करते हैं, और हमारी जो सामाजिक जागरूकता तभी पूरी होगी जब हम अपने लोगों के लिए बेहतर से बेहतर आयात दे देंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तरह। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम करूं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।